Hello learners, I welcome to you all once again to my new video segment. Our today topic is contribution importance of ICT in teaching and learning or in education. But before I start my topic, I want to recall what we have studied in our last or in previous video. In our previous video, we have discussed about the definition of ICT, uses of ICT in teaching and learning, objectives of ICT and in education, and the last one is what are the different tools of ICT. सो हमने पिछली क्लास में ICT की परिभाषा को समझा था, जाना था। ICT में आने वाले अलग अलग जो तकनीक हैं वो उनके नाम को जाना था, वो कौन कौन सी तकनीक हैं उनके नाम को जानने को मिला। क्या उद्देश्य हैं ICT के शिक्षा में, उससे हम अवगत हो पाए, और ICT के क्या उपयोग हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, उसको हमने जाना। आज हम बात करेंगे क्या महत्व और योगदान है ICT का अधिगम और शिक्षण में या शिक्षा में। सूचना और जो संप्रेषण तकनीक है जिसे हम ICT बोलते हैं या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो उन तकनीकियों का मिश्रण है, वो उन तकनीकों को समाहित किया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा सूचनाओं का संचार, भंडार मतलब स्टोरेज करते हैं, संचार करते हैं मतलब इंफॉर्मेशन को निर्माण करते हैं, बनाने में मदद करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर और हम जो पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं, जो हमारे एनिमेशंस हैं, तो उससे हम कहीं ना कहीं उनका निर्माण करते हैं ICT तकनीकियों से अपने चैप्टर्स का। जो हमारे बहुत से चैप्टर्स हैं जो कि मॉड्यूल्स हैं, या जितने भी आप जो भी यूट्यूब में या जो आप फेसबुक में जो वीडियोस देखते हो, तो वो कहीं ना कहीं ICT की हेल्प से डेवलप किया जाता है उसके कंटेंट्स को। तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फॉर्म में भी हो सकते हैं। प्रदर्शन करने में हेल्प करता है। तो आपकी टेलीविज़न है, आपका आपका कंप्यूटर है, तो वो प्रदर्शित करने में कहीं ना कहीं मदद करता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हम इसमें स्क्रीन शेयरिंग होती है, तो वो प्रदर्शन कर पाते हैं और साझा कर पाते हैं। तो साझा करने में भी आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो आपके जूम से या माइक्रोसॉफ्ट फ्रीडम सॉफ्टवेयर है या गूगल मीट है, तो उससे आप अपनी जो आपने जो स्लाइड्स बनाई है या आपके पास जो मैटर है वो उसको आप साझा कर पाते हो। और जो व्हाट्सअप है वो उससे भी आप चीज़ें करते हो। इसके अलावा आपका शेयरिट नाम का जो ऐप है, और काफ़ी वीडियो शेयरिंग ऐप्स होती हैं। उससे आप अपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या अपने इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो अपने फ्रेंड्स सर्कल से या अपने जो इम्पोर्टेंट कलीग्स या पीयर्स ग्रुप्स होते हैं उनसे आप शेयर कर पाते हो। ICT के इस व्यापक जो परिभाषा मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा सूचनाओं का संचार, भंडार व निर्माण, प्रदर्शन और साझा करते हैं। तो इसमें जो चीज़ें आती हैं वो आपकी रेडियो आती हैं, टेलीविज़न आती हैं, वीडियो आती है, DVD आती है, टेलीफोन आता है, मोबाइल, सेटेलाइट तंत्र, कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो और इनसे जुड़े जो उपकरण और सेवाएं हैं जो आपको मिलती हैं वीडियो के फॉर्म। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तरीके की सुविधा है जो कि हम कहीं ना कहीं मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर का इस्तेमाल करके मोबाइल और कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे, जिस पे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नाम की सर्विस को यूज़ करते हैं। उसी तरह के ईमेल है और ब्लॉग है, ईमेल ब्लॉग है, या आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से या टैबलेट के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से आप इस सर्विस को यूज़ कर पाते हो। या आपका इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड है, उससे भी आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप उसका यूज़ कर पाते हो। इसमें आपका और भी चीज़ें आ जाएंगी। फिल्म स्ट्रिप्स है या फिल्म स्लाइड्स है, आपका अपारदर्शी प्रोजेक्टर है, ओवरहेड प्रोजेक्टर भी माध्यम है। ओवरहेड प्रोजेक्टर के माध्यम से आप लेसन्स को पढ़ा पाते हो, और जो शिक्षण अधिगम है उसको और बहुत सरल और ज़्यादा इफ़ेक्टिव ज़्यादा बना पाते हो।
LCD प्रोजेक्टर्स का भी यूज़ होता है, ऑडियो टेप्स हैं, CD प्लेयर हैं, टेलीविज़न एवं रेडियो फिल्म एवं रेडियो एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग है। तो एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग में मैंने इग्नू अब कुछ अपने कोर्सेज चलाता है, जो कि आप अपना जो एजुकेशनल सैटेलाइट नाम का जो ज्ञान दर्शन या ज्ञान वाणी नाम का है, तो वो एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग करके उसको लाइव टेलीकास्ट दिखाता है। और भी बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी, जो करस्पॉन्डेंट यूनिवर्सिटी हैं, वो भी अपने बहुत से चैनल्स चलाते हैं और वो एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से अपने कंटेंट्स को अपने जो अधिगम करता है उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सैटेलाइट्स हैं, कंप्यूटर, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, स्मार्ट मोबाइल्स हैं। शिक्षण मशीन का भी यूज़ करते हैं। शिक्षण मशीन में एक 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 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का आपका प्रोग्राम होता है, मतलब ऑटोमेटेड प्रोग्राम होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम है, जिसमें जो यूज़र होता है वो उसका यूज़ करता है। यूज़ करने के बाद दिए उसमें जो प्रश्न आता है वो उस प्रश्न का उत्तर देता है। उत्तर देने के बाद अगर सही होता है तो वो आगे बढ़ता चला जाता है, अगर कहीं गलत होता है तो वो जो प्रोग्राम होता है वो उस प्रश्न को से मिलता जुलता दूसरा प्रश्न दे देता है, उसी बेस पे, उसी कॉन्सेप्ट से हूबहू मिलता हुआ दूसरा प्रश्न देता है। और उसको अगर वो सही कर लेता है तो वो आगे दूसरे प्रश्न पे चला जाता है, अधिगम करता, नहीं तो वो उस प्रश्न को वो समझाता है। तो इस तरीके से शिक्षण मशीन से भी बहुत से लोग अपने हिसाब से, अपनी स्पीड से, अपने समझने के जो ढंग से हैं, क्योंकि उससे सीखते चले आते हैं। क्योंकि जितना आराम से वो अपने पेस से सीखेंगे, उनकी सेल्फ लर्निंग होगी, अपनी जो गति है सीखने की, स्वयं जो अधिगम है, उससे वो सीखेंगे, तो उनकी जो मेमोरी है वो उसमें वो कहीं ना कहीं बना रहेगा। उस चीज़ को वो अच्छे से समझ पाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को अपने को समझ के अपने दिमाग में बसा के, और उसको वो ज़्यादा समय तक उसको रिटेन कर पाएंगे। रिटेंशन उनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है और जो मेमोरी रिटेंशन है वो उनका ज़्यादा हो पाएगा उस तरीके से। तो इस तरीके से सैटेलाइट्स, कंप्यूटर, टैबलेट्स और एजुकेशनल ऐप से भी चीज़ें सीखते हैं। एजुकेशन गेम्स हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं, कैमरा, रिकॉर्डर और माइक्रोफोन, मल्टीमीडिया, वाइट एंड डिजिटल बोर्ड्स हैं। तो ये इन सब का यूज़ करके जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको काफ़ी प्रभावशील बनाने की कोशिश की जाती है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज का जो मतलब वर्तमान शताब्दी है वो सूचना एवं संचार तकनीकी के क्षेत्र में इवोल्यूशन का युग के नाम से जाता है। क्योंकि ये जो एज ऑफ इवोल्यूशन है, क्योंकि आईसीटी ने हर चीज़ को एकदम बदल दिया है। जो काम पहले आपका फिजिकली या मैनुअली फॉर्म में होता था, आज ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है। और कहीं ना कहीं वो हमको मतलब सुगम और सरल और सुबोध बना दिया है कि हम अपने घर पे बैठे बैठे एक क्लिक करके, टैप करके हम उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं, और उसकी पूरी जानकारी मतलब उस माध्यम से, जो तकनीक माध्यम है, उससे जो सूचना हम चाहते हैं वो सूचना को पूरे अच्छे तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमारी जो जीवन है वो भी मतलब मानव जीवन जो हमारा है वो न केवल मतलब सरल और सुगम बना है, बल्कि कम श्रम, हमको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये सब चीज़ें नहीं होती थी तो फिर आप मैनुअली, अगर आपको मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको मान लीजिए पीजी करना है, तो पीजी करने के लिए वो क्या, अगर कोई ऐसा माध्यम नहीं होता सिटी नाम का, तो वो क्या करता, वो जहाँ से करने जाता उस जगह पे जाता, जगह पे जाके वहाँ पे वो पूरी क्वेरी करता, वहाँ से पूरी चीज़ों को रिसीव करता। रिसीव करने के बाद फिर वो अपने घर आता, और फिर उसके बाद उसको लेना है कि नहीं लेना है वो डिसीजन मेकिंग उसकी बाद में आती। मगर उसके लिए उसको ज़्यादा काफ़ी कुछ श्रम करना पड़ता। और तो वो कहीं ना कहीं वो आपको कम श्रम में अधिकतम प्रतिफल, जो कंसिडरेशन है के समुचित अधिकतम उपयोग का मार्ग प्रशस्त करता है। आईसीटी तरीके से आपको उस लाइव बना देता है कि आपको कम श्रम में चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाए, ज्ञान हो जाए। जो शिक्षा प्रक्रिया के जो प्रत्येक मतलब अगर हम लेवल की बात करें या स्तर की बात करें या पक्ष में, तो इन तकनीकों का उपयोग होता है। जब हम शिक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर हैं, मतलब अलग अलग जो लेवल्स हैं, हम कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो हम पावर पॉइंट से करते हैं, तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है। क्योंकि उसमें हम
चीज़ों को मतलब एनिमेशन का उसमें उपयोग करके या हम अलग चीज़ों का यूज़ करके वो बच्चों को दिखाते हैं, तो बच्चे उसको मतलब पिक्चर्स का या स्लाइड्स का, जैसे मैंने बात किया था, स्लाइड्स का हम यूज़ कर लेते हैं या मोशन पिक्चर्स का यूज़ कर लेते हैं, तो उससे बच्चे वो ज़्यादा अच्छे से कैच कर पाते हैं। वो इमेजेस जब चलती चली जाती हैं एक एक करके धीमे धीमे, तो उससे बच्चों को समझ में आता है, बजाय इसके कि हम उसको मौखिक तौर पे बच्चों को सिखाएं। तो कहीं ना कहीं इस तकनीकों का उपयोग करके जो हम अपनी शिक्षण प्रक्रिया उसको प्रभावशील बना पाते हैं, और उस तरीके से जो अधिगम शिक्षण प्रक्रिया है और या हमारी दूरस्थ शिक्षा है जिसे हम डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं, या मुक्त शिक्षा है, हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है, प्रशिक्षण है, वो कार्यक्रम निर्माण, तो इन सब के जो कार्यक्रम निर्माण है, योजना है या प्रश्न पत्र निर्माण है, इसको भी हम ऑनलाइन करते हैं। आजकल जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो ऑनलाइन ही बनते हैं, ऑनलाइन बन के कंप्यूटर से फिर वो प्रिंट आउट किए जाते हैं। प्रमाण पत्र निर्माण है, तो प्रमाण पत्र निर्माण तो अब ऑनलाइन ही हो रहा है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है, फिल करके सबमिट करना पड़ता है। सबमिट करने के बाद फिर आपको जाना पड़ता है, जाने के बाद फिर वहाँ पे आपका टेस्ट होता है और वो थ्योरी भी होता है, और फिर आपको एक प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं। प्रैक्टिकल करने के बाद फिर आपको आपका रिज़ल्ट ऑनलाइन आता है, और ऑनलाइन रिज़ल्ट आने के बाद ही आप प्रिंट आउट भी आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस आपका बनता है वो भी ऑनलाइन उसकी कॉपी आपकी निकाली जाती है। तो परीक्षा परिणाम भी आपका ऑनलाइन आता है। एसएससी सीबीएसई के जितने भी परीक्षा परिणाम हैं उसके जो रिज़ल्ट्स हैं या आपके भी रिज़ल्ट्स हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं आपके कॉलेज की वेबसाइट्स में, और वहाँ से आप उसको एसेस कर पाते हो, उसको निकाल पाते हो। तो कहीं ना कहीं परीक्षा परिणाम व मूल्यांकन प्रक्रिया ये सब भी ऑनलाइन हो गई। आजकल ऑनलाइन ही टीचर्स जांच भी रहे हैं। आप ऑनलाइन चीज़ों को भर के करके उसको भेजते हो, भेजने के बाद वो ऑनलाइन टीचर चेक करता है। चेक करने के बाद क्योंकि प्रश्न पत्र कुछ इस तरीके से बनाया जाता है जो कि आराम से ऑनलाइन जिसका मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। तो आपके गूगल फॉर्म है तो उसमें आपके क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए जाते हैं। क्रिएट करने के बाद आपको वो सेंड किया जाता है, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, और उसको सेंड करने के बाद आप उसको देखते हो, पढ़ते हो। उसके बाद उसमें जो सही आंसर होता है उसमें बबल टिक कर देते हो, और टिक करने के बाद फिर उसको सबमिट कर देते हो अपने टीचर्स को। तो उसके बाद वो उसका मूल्यांकन कर देता है, या सबमिट करते हो तो उसमें से आंसर्स बता देता है। तो बहुत से ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या बहुत से ऐसे कॉलेज इंस्टीट्यूट हैं, वो आपको क्विज़ेज़ देते हैं। तो क्विज़ेज़ में वो क्या होता है, एक तरीके से सेल्फ लर्निंग होती है कि जो आपको टॉपिक पढ़ाया गया उस टॉपिक में आपने कितनी नॉलेज आपको हो पाई है, कितना आपका नॉलेज का रिटेंशन हो पाया है, अंडरस्टैंडिंग हो पाई है, कॉम्प्रिहेंशन हो पाया है। तो उसको आप जब वो क्विज़ को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जब सबमिट करोगे तो उसमें उसका रिज़ल्ट आपको शो कर देगा। तो उससे आपका एक अंदाज़ा हो जाएगा आपने कितना उस चीज़ के बारे में आपने सीखा है, आपको कितना समझ में वो आया है। तो आ, तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं आईसीटी हमें मदद करता है। तो अब हम जैसा कि सबसे पहली लाइन आपको दी हुई है स्क्रीन पे, उसको हम पढ़ते हैं और इम्पोर्टेंस और कंट्रीब्यूशन को जानते हैं। ICT is an umbrella term that includes many communication devices such as radio, television, cellular phones, computers and network, satellite systems and so on। जैसा कि ICT एक छाता शब्द है जिसमें रेडियो, टेलीविज़न, सेलुलर फ़ोन, कंप्यूटर और नेटवर्क उपग्रह, मतलब जो आपके नेटवर्क सैटेलाइट्स हैं वो तो नेटवर्क हो गया, और सैटेलाइट्स उपग्रह हो गया, उपग्रह प्रणालियों, सैटेलाइट्स सिस्टम्स एंड सो ऑन आदि, मतलब जैसे और भी कई संचार उपकरण शामिल हो जाते हैं इसमें। टुडे द टूल्स ऑफ ICT आर वाइटल इन द क्लासरूम फॉर क्रिएटिंग द लर्निंग सिचुएशन। आजकल जो ICT के उपकरण हैं वो सीखने की स्थिति पैदा करने के लिए कक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपको कक्षा में कोई चीज़ को सिखाना है और उसके लिए अगर आप ICT के जो विभिन्न आपके उपकरण हैं उसका उपयोग करते हो तो काफ़ी अच्छे कुशल तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाओगे। जैसे मैंने उपकरण की बात की थी तो इंफॉर्मेटिक है, सिचुएटेड टूल्स होते हैं, इंफॉर्मेटिव टूल्स होते हैं, कम्युनिकेटिव टूल्स होते हैं। कम्युनिकेटिव टूल्स में आपका रेडियो है, टेलीविज़न है, एजुकेशन सैटेलाइट्स जो एजुकेशन ब्रॉडकास्टिंग हो गई। आपके इंफॉर्मेटिव टूल्स में आप गूगल्स का यूज़ करते हो। गूगल्स में जाके आप जो भी मैटर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो उसको आप टाइप करते हो, टाइप करके फिर उसको आप इंटर करते हो। इंटर करने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स होती हैं, जितने भी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं,
संस्थान हैं या संगठन है उन्होंने उस पे काम किया है, या किसी पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन ने उसके बारे में कुछ चीज़ें लिख के अपलोड की है, तो वो पूरी आपके पास उसकी लिस्ट हाइपरलिंक में आ जाती है। और जो भी अगर आप उसमें से डाउनलोड करना मतलब जिस पे भी आप जाना चाहते हो उसको आप क्लिक करते हो, टैप करते हो, और उसके बाद उसके होम पेज पे पहुंच जाते हो उस वेबसाइट से। तो इस तरीके से आप सूचना को आप लोगों तक पहुंचा पाते हो। और सिचुएटेड लर्निंग में भी हम सिमुलेटेड का यूज़ करते हैं, रोल प्लेइंग का यूज़ करते हैं, सिमुलेशन टेक्निक का यूज़ करके भी चीज़ों को सीखते हैं। आपका ईमेल का यूज़ करके, और अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज़ आपके सैटेलाइट सिस्टम है उनका यूज़ करते हैं, आपके रेडियो का यूज़ करते हैं। तो कहीं इस तरीके से जो आईसीटी के उपकरण हैं वो सीखने की स्थिति पैदा करते हैं, और जो अधिगम करता है उसका जो अधिगम होता है वो और प्रभावशील होता है, और काफ़ी लंबे समय तक उसके मस्तिष्क पे वो बना रहता है, उसकी मेमोरी में वो अच्छे से रिटेन हो जाता है, और उस चीज़ को कॉन्सेप्ट को वो जो संपत्ति होता है उसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से दिमाग में उसके बैठ जाता है। These not only help the students for collecting information from different sources, but also give an opportunity for disseminating the information among the peers। मतलब कि ये जो आईसीटी हैं ये ना केवल छात्र को विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करने में मदद करते हैं, मतलब कि ये जो आईसीटी के वो टेक्निक्स आईसीटी की वो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो लर्नर यूज़ करता है, तो ये जानकारी को मतलब एकत्र करने में ही सिर्फ मदद नहीं करता है कि वो अलग अलग चीज़ों से अलग जानकारी इकट्ठा कर पाता है जो अधिगम करता होता है, बल्कि साथियों के बीच वो सूचना के प्रसार का अवसर भी देते हैं। मतलब अब वो अपने जो पीयर्स ग्रुप है, जो उसके साथ के अधिगमकर्ता के साथ के और भी उसके जो सहपाठी हैं उनको भी वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं मदद करवा पाता है, और उसको उस चीज़ को भी वो एक तरीके से स्प्रेड करने में उसको मदद करता है, चित्रण करने में, वितरण करने में, एक लोगों तक पहुंचाने में भी कहीं ना कहीं इस तरीके से वो मदद आईसीटी कर पाता है। क्योंकि आप मोबाइल का यूज़ करते हो तो मोबाइल भी आपका एक आईसीटी ही है, आईसीटी टेक्नोलॉजी है, और उसकी हेल्प से आप कम्युनिकेट कर पाते हो। आप ऑडियो विजुअल जो आपके ऑडियो विजुअल एड्स हैं उसका यूज़ करते हो, उससे भी आप अपने जो फ्रेंड सर्कल हैं उनको अलग अलग वीडियोस भेज पाते हो। तो इस तरीके से आईसीटी मदद करता है लोगों को नॉलेज पहुंचाने में। इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी इन टीचिंग एंड लर्निंग। क्या महत्व आईसीटी के शिक्षण और अधिगम में? तो जो महत्व हैं आईसीटी के वो काफ़ी हैं शिक्षण और अधिगम में। पहला तो शिक्षण में ही है, दूसरा निदान डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग, जिसको हम निदानात्मक शिक्षण और रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं। मतलब कि ये एक तरीके से निदानात्मक आपका टेस्टिंग है, और दूसरा निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण के लिए आईसीटी का उपयोग करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एंड थिंकिंग के लिए भी हम आईसीटी का उपयोग करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हम मतलब कि इसमें छात्रों के बीच, मतलब जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग थिंकिंग, तो कहीं ना कहीं छात्रों के बीच तर्क हमारा रीजनिंग हो गया, और डेवलपमेंट विकास हो गया, और थिंकिंग के बारे में जो सोच क्षमताओं उनकी जो सोचने की जो क्षमता होती है उसका विकास के लिए भी हम आईसीटी का उपयोग करते हैं। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के लिए भी हम आईसीटी का उपयोग करते हैं, और इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन के लिए भी हम करते हैं, और साइकोलॉजिकल एनालिसिस के जो होता है साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है अधिगमकर्ता का, उसके लिए भी उपयोग करते हैं। मतलब मनोवैज्ञानिक परीक्षण में भी आईसीटी का उपयोग करते हैं। तो एक एक करके सभी को जानने की कोशिश करते हैं। तो आईसीटी का टीचिंग और लर्निंग में क्या उपयोग है उसको जानते हैं हम लोग। आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आईसीटी का हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उपयोग करते हैं। तो ICT may be of great use in achieving various objectives of teaching learning process। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने में आईसीटी का बहुत उपयोग हो सकता है, होता ही है। आपको कोई लेसन को बच्चे को सिखाना है तो आप आईसीटी का यूज़ करके, मतलब कि आप क्लास में हो, क्लास में आपने
आपके इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड है तो आप उसका यूज़ करते हो। उसको यूज़ करने के लिए आप कंटेंट्स को जो आप स्लाइड्स बना के लेके आते हो उसको शो करते हो और उसको बताते हो। उसके बाद उससे रिलेटेड जो पिक्चर्स होती हैं उसको फिर आप क्योंकि इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड है तो कहीं ना कहीं उसमें ICT टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। मतलब कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का बोर्ड है तो आप उसमें गूगल का यूज़ करते हो और उसमें पिक्चर्स को सर्च करके उससे रेलिवेंट जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, क्योंकि जो लर्नर अधिगम करता है वो उसने कभी भी उस कॉन्सेप्ट को नहीं जाना है, ना कभी उस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना है, तो उसकी पिक्चर दिखा के आप उसके बारे में उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से जो एब्स्ट्रैक्ट वे में जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था उसको आप कॉन्क्रीट बना सकते हो, रियल में बना सकते हो। या कुछ आप मॉडल्स का यूज़ करके मॉडल ला के या चार्ट पेपर का यूज़ करके आप उसको शो करके बच्चों को बता सकते हो। तो इस तरीके से वो उसको मतलब जो टॉपिक है उसके बारे में उसको और अच्छे से नॉलेज हो पाता है, वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है कि मतलब कि ये संपत्ति है क्या, या ये किस प्रकरण के बारे में हमारे जो शिक्षक हैं वो बता रहे हैं और उसमें क्या समझाने की वो कोशिश कर रहे हैं, क्या उनकी मंशा है, तो वो अच्छे से उसको समझ पाता है। इट प्रोवाइड्स करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन ए कॉम्प्रहेंसिव मैनर विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स। यह विभिन्न उदाहरणों के साथ व्यापक तरीके से सही जानकारी प्रदान करता है। आप जब ICT का उपयोग करते हो तो ICT में आप कहीं ना कहीं जो चीज़ों को अपने बच्चों को एक्सप्लेन करते हो वो अलग अलग तरीके से करते हो। आप वीडियो बना के करते हो, आप ऑडियो बना के करते हो, आप एनिमेशन उसमें साथ में इन्वॉल्व करके उस वीडियो में और वीडियो ऑडियो दोनों कॉम्बिनेशन में एनिमेशन कंबाइन करके भी बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हो और उनको शो करते हो। आप एक तरीके से प्रैक्टिकल्स करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो, तो उसमें भी आप ICT का यूज़ करते हो, तो उससे भी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। फिर इट हेल्प्स लर्नर टू ब्रॉडन देयर इंफॉर्मेशन बेस। यह शिक्षार्थियों को उनकी जानकारी के आधार को व्यापक बनाने में मदद करता है। मतलब जो ICT है वो जो लर्नर्स होते हैं उनकी जो जानकारी होती है उसको उसके लेवल को उसके जो स्तर होता है उसको ब्रॉड करने में बहुत मदद करता है। इट हेल्प्स लर्नर टू ब्रॉडन देयर इंफॉर्मेशन बेस। ICT प्रोवाइड्स वैरायटी इन द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। जो ICT है वो आपका ICT जो है वो ICT सामग्री जो है ICT सामग्री की प्रस्तुति में विविधता प्रदान करता है। जो ICT है वो सामग्री की प्रस्तुति में, सामग्री आपका जैसे कंटेंट हो गया, आपने जो कंटेंट है उस कंटेंट को और रोचक तरीके से बच्चों के सामने पेश करने के लिए आपने उसमें ICT की चीज़ों का उपयोग किया, तो उपयोग करने पे वो जो सामग्री है वो और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे के दिमाग में, मन मस्तिष्क में बैठ पाता है और उसको वो ग्रहण कर पाता है, उसको समझ पाता है। तो उसकी प्रस्तुति में विविधता मतलब अलग तरीके से बच्चा मतलब उसके मन में जो भी सवाल उत्पन्न हो सकते हैं, जो भी जिज्ञासाएँ आ सकती हैं, उस जिज्ञासा को आपने समझते हुए उसको उस बच्चे के जो मनोविज्ञान है उस बच्चे का, क्योंकि इसीलिए तो हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं, हमें फर्स्ट सेमेस्टर में मनोविज्ञान बच्चों का इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे के मन में क्या चल रहा होता है, बच्चे किस प्रकार से सोच सकता है, बच्चे कहाँ तक सोच सकता है और किस तरीके से चीज़ों को वो उसका परिप्रेक्ष्य होता है, चीज़ों का उसका पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को समझने का। अगर हम उसको जान पाते हैं तो हम उसको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत कर पाते हैं और उसको हम दे पाते हैं। और इस तरीके से जो शिक्षार्थी हैं वो अपनी गति के अनुसार सीखने में उसको मदद करता है। ICT की जो सामग्री की प्रस्तुति में जो ICT सामग्री की प्रस्तुति में विविधता प्रदान करता है। ICT की जो सामग्री है, जो कि आपका कंटेंट है, जिसको आपको डिलीवर करना है, तो वो आपको ICT की जो अलग टेक्नोलॉजी हैं वो आपको उसमें वैरायटी आपको दे देंगे और जो शिक्षार्थियों को अपनी गति से, जो लर्नर्स होते हैं वो अपने हिसाब से, अपने पेस से उसको सीख पाते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है ICT प्रोवाइड्स वैरायटी इन द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट विच हेल्प्स लर्नर टू लर्न अकॉर्डिंग टू देयर ओन पेस। जो कि जो शिक्षार्थी उसको या अधिगम करता है उसको अपनी गति के अनुसार सीखने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड लॉन्ग रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो ICT है वो एक बेहतर समझ में मदद करता है अधिगमकर्ता में, और जानकारी को लंबे अवधारणा में मस्तिष्क में बैठाने में उसको रखने में मदद करता है। तो शिक्षा की बढ़ती हुई जो हमारी मांग है उसकी पूर्ति करने के लिए एवं विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सूचना एवं तकनीकी सहायक है।
कहीं न कहीं सूचना एवं संचार तकनीकी की सहायता से आप जो शैक्षिक आवश्यकताओं की जो माँग है, उसकी पूरी पूर्ति कर पाते हो। कहीं न कहीं ये भी है कि जो सूचना एवं संचार तकनीकी शिक्षा है, ये सभी माध्यम जो सूचना एवं संचार तकनीकी शिक्षा के सभी माध्यमों में, जैसे मतलब आप कह सकते हो औपचारिक है या अनौपचारिक है या निरौपचारिक है, मतलब फॉर्मल एजुकेशन है और अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन है, तथा निरौपचारिक जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। ये सभी आप तकनीकी की विविध माध्यमों उपयोगी एवं सहायक हैं, क्योंकि इसका उपयोग करके आप ICT उपयोग करके इनको डिलीवर कर सकते हो, अच्छे से बच्चों को आप प्रदान कर सकते हो। और आप सूचना एवं संचार तकनीकी का दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सहायक योगदान है। कहीं न कहीं हम इसका यूज़ करके चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने में भी मदद करते हैं। शिक्षा की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु एवं विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी हम ICT का उपयोग करते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट पे अपनी बात करते हैं, जो कि है ICT फॉर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। मतलब आपका निदात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण के लिए ICT का उपयोग किया जाता है। हेयर ICT कैन हेल्प द टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एरिया। यहाँ पे जो ICT है वो शिक्षकों के साथ साथ समस्या क्षेत्र की पहचान करने में छात्रों की मदद करता है, क्योंकि ICT क्या होता है, शिक्षकों को तो मदद करता ही है चीज़ों को बताने में, क्या क्या उसकी समस्या क्षेत्र है उसको रिकग्नाइज़ करने में उस मदद करता ही है शिक्षकों की, और उसको पहचान करने में भी करता है, मगर छात्रों की भी साथ में वो मदद करता है। टेस्ट कैन बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स ऑफ द स्कूल एंड स्टूडेंट्स कैन एक्सेस देम फ्रॉम होम ऑल्सो। जो टेस्ट हैं वो स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं, और छात्र घर से भी उन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ICT के होने के कारण ही घर पे बैठे बैठे छात्र उन तक पहुंच पाते हैं। जैसे आप वर्चुअल क्लासरूम का जो लुत्फ़ है वो अपने घर पे बैठे बैठे उठा पा रहे हैं। आप घर में बैठे बैठे अपनी जो शिक्षा है उसको ग्रहण कर पा रहे हैं, उसको प्राप्त कर पा रहे हैं, और अपनी जो शिक्षा आवश्यकताएँ हैं उसको पूरा कर पा रहे हैं। इसके लिए ICT का इस्तेमाल व्यक्तिगत उपचारात्मक कार्यक्रम के विकास, तैयारी और वितरण के लिए किया जा सकता है। फॉर दिस ICT कैन बी यूज़ फॉर डेवलपिंग। इसके लिए जो ICT का इस्तेमाल है वो आपका विकास करने में, बनाने में, प्रिपेयर करने में, आपके इस्तेमाल व्यक्तिगत उपचारात्मक कार्यक्रम के विकास, तो डेवलपिंग विकास हो गया, प्रिपेयरिंग मतलब तैयारी, और एंड डिलीवरी मतलब वितरण के लिए किया जा सकता है। ये दीज प्रोग्राम्स में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये कार्यक्रम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं। दोनों तरीके से आपके जो प्रोग्राम हैं वो ICT बनाने में उसको मदद करता है, ताकि बच्चों को जो उनकी निदात्मक शिक्षण है और जो उपचारात्मक शिक्षण है उसके लिए लेसन्स या मॉड्यूल्स तैयार किए जाएं, और फिर उनको वो मुहैया करवाए जाएं, ताकि उसको वो पढ़ के जो उनकी समस्याएं हैं उसका निवारण हो सके, वो उससे उनको उपचार मिल सके, ताकि वो उस चीज़ को अच्छे से अपने दिमाग में बसा पाएँ। The instructional materials, if designed specifically for meeting the individual needs of students and are uploaded on the school website. अनुदेशात्मक सामग्री, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स को हम अनुदेशात्मक सामग्री बोलते हैं। इफ़ डिज़ाइन स्पेसिफिकली, यदि विशेष रूप से, फॉर मीटिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ स्टूडेंट, मतलब विशेष रूप से छात्रों की जो व्यक्तिगत, इंडिविजुअल नीड्स की मतलब व्यक्तिगत जो ज़रूरतें होती हैं छात्रों की, उसको पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हैं जिसे हम अनुदेशात्मक सामग्री कहते हैं, वो छात्रों की व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए ही डिज़ाइन की गई हैं। और एंड आर अपलोडेड ऑन द स्कूल वेबसाइट, और स्कूल की वेबसाइट पर इसको उपलब्ध भी की जाती है, ताकि उसको देख के जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन बनाई गई उससे देख के बच्चे उसको सीख पाएँ, तो निश्चित रूप से छात्रों को लाभ होगा। तो वुड डेफिनेटली बेनिफिट स्टूडेंट्स, इससे जो छात्र हैं वो लाभान्वित हो पाएंगे। इन दिस वे, इस तरीके से, इस तरह से ICT कैन बी यूज फॉर प्रोवाइडिंग रेमेडियल टीचिंग टू स्टूडेंट्स। इस तरह ICT का इस्तेमाल छात्रों को उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, आप उसको जानते हो
और वो आप मतलब आपकी क्लास में कोई बच्चा है, आप उसको मैथ्स पढ़ा रहे हो और मैथ्स में वो जब भी आप उससे पढ़ा सुनते हो तो पढ़ा सुनाने में या टेबल सुनाने में गलती करता है। तो आपने इसके लिए क्या किया, आपने एक इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम डिज़ाइन करके उसमें आपने पूरे टेबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, उस टेबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी और उसका एक वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने पे आपने उसमें बता भी दिया कि इस तरीके से आप इस तरीके के स्टेप्स को यूज़ कीजिए तो आपका ये जो आप गलती कर रहे हो वो गलती आपकी होना बंद हो जाएगा। आपने उस इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट कर दिया कि 7 * 7, 7 * 2 = 14, 7 * 3 = 21, 7 * 4 = 28, बजाय इसके कि बच्चा आके सीधा 7, 14, 21, 28, 35, 45, 42, 49, 56, 63 और 70 बोलना है। मतलब उसमें यही क्लियर नहीं कितने टाइम्स में क्या आ रहा है, बस वो कहीं ना कहीं उसने कंठस्थ मतलब लर्निंग की है, अधिगम किया है, तो उसके बेसिस पे बता रहा है। जबकि आपने उसको कॉन्सेप्ट बताया कि 7 * 1 = 7, 7 * 2 = 14, मतलब 7 के टेबल में 1 टाइम में 7 आता है, 7 के टेबल में 2 टाइम में 7 आता है, सॉरी 14 आता है, और 14 और 7 के बीच में 7 का डिफरेंस, मतलब जितने टाइम्स हम आगे बढ़ते जाएंगे उनके बीच में जो भी उनके प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे टेबल के, उन सभी प्रोडक्ट्स के बीच में 7 का डिफरेंस है, क्योंकि 7 का टेबल है। तो आपने उस कॉन्सेप्ट को क्लियरली किया, तो उसके लिए आपने अनुदेशात्मक सामग्री और को बनाने के बाद व्यक्तिगत रूप से जिसकी जो भी मतलब दिक्कतें थी, जो भी समस्याएं थी, उसके हिसाब से उन बच्चों को वो मुहैया करवाया। तो इस तरीके से आईसीटी का हम उपयोग करके बच्चों की जो निदात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण की जो समस्या होती है उसका निदान करते हैं। जैसे इसमें आपका और भी चीज़ें आ जाएंगी। जब हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए तो कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे हम निदान करेंगे, मतलब पहचानेंगे कि क्या क्या गलती कर रहा है। तो इसमें आपका लर्निंग डिसेबिलिटी आता है, अधिगम डिसेबिलिटी, मतलब क्या क्या उसमें समस्याएं होती हैं। मतलब बच्चा गलत चीज़ें पढ़ता है, एम को एन बोलता है, एन को एम बोलता है, बी को डी, डी को बी बोलता है, या वो आपने डायलेक्सिया की उसकी प्रॉब्लम है, या डिसकैलकुलिया है, या डिसग्राफिया है। तो जो भी उसकी समस्या होती है उसके हिसाब से क्या मतलब चीज़ें हम क्या उपकरण यूज़ करें जिससे उनकी इस समस्या को दूर किया जा सके। तो आप उस तरीके से अपने इंस्ट्रक्शंस को प्लान करते हो, उसके हिसाब से उसकी स्ट्रेटजी बना के उसको डिज़ाइन करके बच्चों पे उसको इम्प्लीमेंट कराते हो। तो इस तरीके से आपका आईसीटी मदद करता है जो निदात्मक शिक्षण और जो आपका उपचारात्मक शिक्षण है उसको सही तरीके से बच्चों पे लागू कराने में। तो अब हम तीसरे पॉइंट को पढ़ते हैं जो आईसीटी इन इवैल्यूएशन है। मूल्यांकन में आईसीटी की क्या योगदान है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन सिस्टम इज़ टू असेस द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स। स्कूल परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का आकलन करना होता है। ये सब तो हम सभी जानते हैं कि स्कूल परीक्षा प्रणाली जो कराई जाती है एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के द्वारा, चाहे वो स्कूल लेवल का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल का हो, चाहे वो एलिमेंट्री लेवल का हो। तो ये मतलब जो शैक्षणिक आपकी उपलब्धि है, उस कॉन्सेप्ट को लेके, उस संपत्ति को लेके आपने कितना ज्ञान का अर्जन किया है, कितना आपने उसको अपने दिमाग मस्तिष्क में बसाया है, कितना आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए हो, तो उसके लेवल को, उसके स्तर को जानने के लिए, उस शैक्षिक उपलब्धि को जानने के लिए आपका मतलब परीक्षा प्रणाली कराई जाती है। तो इसमें आईसीटी कैन बी यूज्ड इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन। आईसीटी का उपयोग शैक्षणिक मूल्यांकन में किया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट कैन बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल स्टूडेंट्स टू इवैल्यूएट हिज हर लर्निंग। जो ऑनलाइन परीक्षण का उपयोग है वो व्यक्तिगत छात्र द्वारा अपने सीखने का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है। ऑनलाइन परीक्षण जैसे आपने बहुत से इंस्टीट्यूट देखे हैं, वो अपने कोर्सेज़ कराते हैं और कोर्सेज़ कराने के बाद वो आपसे कहते हैं कि जब आप मतलब एक तरीके से अभिक्रमित अनुदेशन है, जो प्रोग्राम लर्निंग है उसको आप उसमें आपके प्रोग्राम्स दिए होते हैं, उस प्रोग्राम्स को आप पहले देख के सीखते हो। सीखने के बाद जब आप पूरा उसको सीख लेते हो या आपके मूड्स पे बने, आपका स्वयं एक प्लेटफॉर्म है, स्वयं एक एप्लीकेशन है। स्वयं एप्लीकेशन में ढेर सारे आपके ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, रन कर रहे हैं। उन ऑनलाइन कोर्सेज़ में आप अपना एनरोलमेंट कराते हो। एनरोलमेंट कराने के बाद आप उसमें ढेर सारे आपके लेसन्स आते हैं, डेली के उसमें लेसन्स होते हैं। उन सभी लेसन्स वीडियो लेसन्स होते हैं। वो वीडियो लेसन्स को आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हो। ऑब्ज़र्व करने के बाद उससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं। वो असाइनमेंट्स को आप
करते हो और करके सबमिट करते हो, तो जितने भी आपके वीडियो लेसन होते हैं उन हर एक वीडियो लेसन के अपने असाइनमेंट्स होते हैं, उसको पूरा करके जब आप सबमिट करते हो तो सबमिट करने के बाद आपका एक एग्ज़ामिनेशन की डेट आती है। एक एग्ज़ाम जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो वो एक एग्ज़ामिनेशन डेट डिक्लेयर करते हैं उस प्लेटफॉर्म में, चाहे वो मूक हो, चाहे स्वयं का मूक हो, चाहे वो कोर्सेरा हो। और उसके बाद फिर वो एग्ज़ामिनेशन आपको देना पड़ता है और उसकी फ़ीस भी देनी पड़ती है। फ़ीस सबमिट करने के बाद, ऑनलाइन करने के बाद आप एग्ज़ामिनेशन दे देते हो और एग्ज़ामिनेशन भी ऑनलाइन होता है। वो कोर्स के जितने वीडियोज़ होते हैं वो ऑनलाइन आते हैं, आप असाइनमेंट भी अपना बनाते हो, बना के उसको अपलोड करना होता है, अपलोड कर देते हो उसको। कहीं-कहीं पे तो ये होता है कि अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप मतलब उसमें स्पेसेस दिए होते हैं, क्वेश्चंस भी मतलब आप उसमें जो होम पेज उनका होता है, मतलब ये जो कोर्सेज़ होते हैं उनमें दिए हुए मतलब आपके मतलब ऑप्शंस दिए होते हैं, उस ऑप्शंस पे आप जाते हो तो ऑप्शंस पे जाने के बाद आप उसमें असाइनमेंट का ऑप्शन होता है, असाइनमेंट का ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं उसका वेब पेज खुल जाता है। वेब पेज खुलने के बाद आपको उसी में करना रहता है, उसी में आप करते हो। करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सब्जेक्टिव फॉर्म में भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी होते हैं, सब्जेक्टिव में भी होते हैं। मतलब पूरा लंबा आपको आंसर्स उस प्रश्न के आंसर लिखने पड़ते हैं, निबंध ऐसे टाइप क्वेश्चंस, ऐसे टाइप्स जो आंसर्स आप लिखते हो, लिखने के बाद फिर उसमें सबमिट का ऑप्शन भी होता है, आप सबमिट कर देते हो तो वो आपका आगे प्रोसेस होने के लिए चला जाता है। उसके बाद वो इवैल्यूएशन होता रहता है और जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, हर एक वीडियोज़ को प्ले करके, वीडियो को वॉच करके आप उसके असाइनमेंट सबमिट कर देते हो साथ में, डेट वाइज जो भी डेट उसमें डेडलाइन दी रहती है उसके अंदर ही अंदर कर देते हो। तो फिर फाइनली आप एग्ज़ाम देते हो लास्ट में। तो एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो उसके जिस दिन एग्ज़ाम देते हो उसके 1-2 दिन बाद ही आपको रिज़ल्ट भी आपका ऑनलाइन आ जाता है। तो उसमें आपको इस तरीके से आपका जो आपने क्वेश्चंस के मतलब जो इंटरनल असाइनमेंट मिले थे आपको, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहा था वो इंटरनल असाइनमेंट आप जो ऑनलाइन कर रहे थे उसको सबमिट किया, और जो फाइनली आपने एट द एंड ऑफ द कोर्स आपने एक एग्ज़ामिनेशन दिया, मेजर एग्ज़ामिनेशन, एक्सटर्नल एग्ज़ामिनेशन, वो दोनों का इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन होने पे ही आपको जो मार्कशीट मिलती है मूट से या आपका कोर्सेरा या यूडेमी से। यूडेमी भी एक आपकी ऑनलाइन कोर्स कराने वाली वेबसाइट है, तो वो आपको इंटरनेट स्टैंडर्ड दोनों आपके मार्क्स शो करती है। तो जो आपने किया हो तो उसके बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होकर आपको वो उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑनलाइन टेस्ट भी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का इवैल्यूएट करने में मदद करता है। आईसीटी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन निभाता है। Students can instantly get the feedback about the status of his her understanding, और छात्रों को तुरंत उसकी समझ की स्थिति के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं अगर वो आईसीटी का उपयोग कर रहे होते हैं। तो इफ़ द आंसर इज़ रॉन्ग ही शी इवन कैन गेट द करेक्ट आंसर। यदि उत्तर गलत है तो उसे सही उत्तर भी मिल जाता है, प्राप्त जो अधिगम करता है उसको। अगर उसने कोई प्रश्न आया उसके सामने और प्रश्न था मान लीजिए who have given the theory of who have given the theory of uh, uh, theory of redness, who have given the थ्योरी ऑफ रेडनेस, मतलब जो सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ रेडनेस ही किसने दिया है। अब आपके 4 ऑप्शन आ गए, आपका थॉर्नाइक है, आपका पेवलोव है, आपका स्किनर है, आपका बंदूरा है। तो इसमें थॉर्नाइक अगर आपने आंसर लगाया तो आपका आंसर यस आ जाएगा। अगर इसके अलावा आपने स्किनर, पेवलोव या बंदूरा को लगाया तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑन द स्पॉट ही आपको इंस्टेंटली उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। नॉट ओनली स्टूडेंट्स, इवन टीचर्स कैन ऑल्सो यूज़ इट टू असेस देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। छात्र नहीं, शिक्षक भी इसका इस्तेमाल करके विषय की अपनी समझ का आकलन करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आईसीटी का उपयोग किया जाता है इवैल्यूएशन भी, और इससे सिर्फ छात्र ही लाभान्वित नहीं होते, इसकी बजाय शिक्षक भी इसका इस्तेमाल करके विषय अपने मतलब उस विषय के स्तर को भी उसमें उनकी जो ज्ञान का स्तर है उसकी भी अपनी उनकी समझ का आकलन वो कर सकते हैं आईसीटी की मदद से। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं जो कि आईसीटी इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है। आईसीटी का उपयोग मनोवैज्ञानिक परीक्षण में कैसे किया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में आईसीटी का उपयोग। इट इज़ ईजी टू डिजिटाइज ऑल द साइकोलॉजिकल टेस्ट इंक्लूडिंग द स्कोरिंग प्रोसेस एंड इवैल्यूएशन। स्कोरिंग प्रक्रिया और जो मूल्यांकन सहित सभी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को डिजिटल करना आसान है। आजकल आप देख ही रहे हो जितने भी मतलब आप क्वेश्चन आयर बनाते हो, क्वेश्चन आयर बना के आप जाके
उसको अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जहाँ जिस फील्ड से वो रेलिवेंट होते हैं उस फील्ड पे जाकर उसको आप फिलअप कराने के बाद फिर आके आप घर में उसकी स्कोरिंग करते हो, अपने जहाँ पे शिक्षण संस्था या अपने घर में उसकी स्कोरिंग करते हो। स्कोरिंग करने के बाद फिर आप उसको कंप्यूटर पे SPSS नाम का सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पे उसको चढ़ाते हो, और चढ़ाने के बाद पे आप उसको पूरा डिजिटल फॉर्म में उसका उसमें जो फॉर्मूले स्टैटिकल आपके मेथड्स यूज़ होने वाले हैं इंटरप्रिटेशन, और उसके बेसिस पे आप उसका एनालिसिस करते हो, विश्लेषण करते हो, ताकि आप उसके बारे में जान सको। द सेम मे बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एंड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स कैन यूज़ देम। यह वेबसाइट पर उपलब्ध हो सकता है और छात्र और शिक्षक जब भी आवश्यक हो उनका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको ऑनलाइन पूरी ये चीज़ें आपको मुहैया कराई जाती हैं, आप उपलब्ध होती हैं, ऑनलाइन आपके उपलब्ध होती हैं, तो वहाँ पे जाके आप उसको यूज़ कर सकते हो। Even students can use it individually and can share the results with the teacher who can help him her to improve his her academic performance। यहाँ तक कि जो छात्र भी है इसका व्यक्तिगत रूप से उपयोग कर सकते हैं और परिणाम को उस शिक्षक के साथ साझा कर सकते हैं जो उसकी अकादमिक प्रदर्शन में सुधार करने में उसकी मदद कर सकता है। तो मतलब इस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, इसका व्यक्तिगत रूप से भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब आईसीटी के उपयोग से वो चीज़ों को कंप्यूटर से एक्सेस करा के, ऑनलाइन एक्सेस करा के, वो अपना उसका यूज़ करके उसके बाद उसमें क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं उसमें वो परिवर्तन कर सकते हैं, और अपने जो उसके जो टीचर हैं, जो अकादमिक प्रदर्शन में उसके जो गाइड हैं उसमें सुधार करने में उसकी मदद कर सकते हैं, वो उनके साथ भी साझा कर सकता है स्टूडेंट्स। Thus, ICT can be used in psychological testing also। इस प्रकार ICT का उपयोग मनोवैज्ञानिक परीक्षण में भी किया जा सकता है। जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं आपके, जैसे कि आपका अचीवमेंट टेस्ट है, उपलब्धि परीक्षण है, या आपने इसके पहले कोई सोशियोमेट्रिक टेस्ट आपने अगर किया हो, या आपने फर्स्ट ईयर में कोई टेस्ट मैम ने आपको कराया हो, तो उस तरीके से आपका जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है उसके अलग अलग प्रकार के उसका ICT का उपयोग करके उसको भी पूरा किया जा सकता है। अब हम अपने सेकेंड लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि ICT फॉर डेवलपिंग रीजनिंग एंड थिंकिंग एबिलिटीज़ अमंग स्टूडेंट्स, जो कि छात्रों के बीच तर्क और सोच क्षमताओं के विकास के लिए ICT का हम किस तरह के उपयोग करते हैं, इसमें हम जानेंगे। ICT कैन बी यूज्ड इन मैनी सब्जेक्ट्स। ICT का इस्तेमाल कई विषयों में किया जा सकता है, क्योंकि ICT का इस्तेमाल ऐसा नहीं है सिर्फ हम हिंदी में करते हो या इंग्लिश में ही करते हो या सिर्फ साइंस में ही होता हो। ICT का उपयोग आप सामाजिक विज्ञान में भी कर सकते हो, सोशल स्टडीज़ में भी कर सकते हो, आप इन्वायरमेंटल पर्यावरण विज्ञान पढ़ा रहे हो, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ा रहे हो, वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। आप मैथ्स पढ़ा रहे हो तो मैथ्स में भी यूज़ हो सकता है, भले ही वो पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्यों ना हो, क्योंकि उसमें मतलब न्यूमेरिकल्स हैं, तो आपको लगे कि न्यूमेरिकल्स में कैसे किया जा सकता है, तो ICT का इस्तेमाल काफ़ी विषयों में किया जा सकता है। ICT प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स एंड दे कैन चूज़ दोज दैट सूट देम द बेस्ट। ICT छात्रों को विभिन्न प्रकार की अनुदेशात्मक सामग्री प्रदान करता है। जो ICT है वो छात्र को अलग प्रकार की अनुदेशात्मक सामग्री प्रदान करता है, और वे उन लोगों को चुन सकते हैं जो उन्हें सबसे अच्छा सूट करता है, और ICT चूज़ कर सकते हैं वो सभी लोगों को जो कि सबसे अच्छे उसका इस्तेमाल करना जानता है, तो वैसे ही लोग चूज़ करते हैं। आप ICT वही इंसान यूज़ करेगा जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होगा, जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होगा तो वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा टेक्नोलॉजी को, तो वो ICT का यूज़ नहीं करेगा। ICT can be used for developing reasoning and thinking abilities among students belonging to different age groups। ICT का उपयोग विभिन्न आयु वर्ग के छात्रों के बीच तर्क और सोच क्षमताओं को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ICT का जो होता है, ICT का जो उपयोग है वो विकास करने के लिए तर्क क्षमता का और जो सोच क्षमताओं को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। अब आपको जैसे मान लीजिए कोई एक वीडियो दिखाई गई, इस वीडियो पहले की थी, उस पहले की या कोई एक मिस्ट्री की वीडियो है, उसको दिखा के आपसे उसके बारे में पूछा जा रहा है कि आपकी क्या राय है कि आगे क्या होगा। तो इस तरीके से आपका तर्क और जो सोच क्षमता है उसका विकसित किया जा सकता है। आपको कुछ वीडियो दिखाने के बाद वो स्टॉप कर दी गई और आगे आपसे पूछा जा रहा है आगे क्या होने वाला है।
तो इस तरीके से भी आईसीटी का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि वो आईसीटी की हेल्प से ही वो वीडियो को डेवलप किया गया, उस कंटेंट को बनाया गया, उसमें एनिमेशन यूज़ किया गया, उसमें साउंड यूज़ की गई, उसमें मिक्सिंग की गई, उसमें वीडियो एडिटिंग किया गया, उसमें अलग तरीके से, और उसमें जो विशेषज्ञ लोग थे उनको सैटेलाइट्स के प्रणाली के उपग्रह प्रणाली के माध्यम से बुलाया गया, वो उसमें आए, उसमें थोड़ा सा अपने बारे में उन्होंने बताया कि इस वीडियो में ऐसा जा रहा है, चीज़ें ऐसे हो रही हैं, या अलग से कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी उस वीडियो को साथ में रख के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, उसमें जो टीचर को जितनी चीज़ें बताई थी उसने बताया, और आगे बताने के बाद उसमें वो बच्चों से पूछ रहा है कि आगे आपके हिसाब से क्या होने वाला है, आप क्या सोचते हो। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर जो तर्क क्षमता है उसका विकास हो पाएगा, और वो चीज़ों को अच्छे से उनमें कहीं ना कहीं उनका जो तर्क करने का उनमें उनमें जो सच्चे उद्देश्य की जो पूर्ति है कि पूरा वो डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो स्टूडेंट का, वो उस चीज़ को वो प्राप्त कर पाएगा बच्चा। सो हम अपने आज के लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ICT फॉर डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। ICT फॉर डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, अनुदेशात्मक सामग्री विकसित करने के लिए ICT का उपयोग। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स अवेलेबल इन द प्रिंट फॉर्म आर नॉट ऑफ क्वालिटी एंड अपडेटेड। प्रिंट फॉर्म में उपलब्ध जो अनुदेशात्मक सामग्री है उसमें गुणवत्ता नहीं है और अद्यतन की नहीं है, ना ही उसमें क्वालिटी है, ना ही वो अपडेटेड है, ना ही वो नए फॉर्म में है जो आज का है, नवीन नहीं है। द टेक्स्ट बुक रीडिंग इज़ वेरी ऑफन नॉट इंजॉयबल बाय द स्टूडेंट्स। जो पाठ पुस्तक पढ़ना अक्सर छात्रों द्वारा सुखद नहीं होता, क्योंकि उस पाठ पुस्तक को पढ़ने पे कोई रुचि नहीं होती, कोई बहुत बोरिंग सा महसूस होता है, कोई बच्चों का उसमें कोई प्रेरणा नहीं होती है, कोई उसमें कोई रुचि नहीं होती है, और वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं इस चीज़ में। क्योंकि वही चीज़ अगर कोई जैसे हम लोग अपने बचपन में दादी या नानी से कहानियाँ सुनते थे तो उसको सुनने पे हमको बहुत रोचक लगता था, और दादी नानी का जो बताने का तरीका होता था वो भी बहुत ही बड़ा इन्जॉयबल होता था। तो इस चीज़ को हम उसके लिए हमेशा प्रेरित होते थे, और डेली कहीं ना कहीं जब भी वो टाइम होता था जिस समय पे वो सुनाती थी उस टाइम पे जाकर उनके पास बैठ जाते थे और इसका इंतज़ार करते थे कि वो फिर से हमको सुनाएंगी और हमको फिर से उसको सुनने में बहुत आनंद मिलेगा। तो इस तरीके से ICT से हम कोई चीज़ों को चलचित्र देखते हुए और उसको श्रवण करते हैं, उसकी ऑडियो को सुनते हैं, तो उसमें हमारा जो जिज्ञासा होता है, उसमें उत्सुकता जो होती है, उसकी भावना होती है, वो पैदा होने लगती है चीज़ों को, और वो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक बैठता भी है। जबकि कोई चीज़ को पढ़ने से हमारा जो रिटेंशन होता है मेमोरी का, वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं हो पाता है। देयर आर मैनी टीचर्स हु आर वेल नोन इन डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज़। कई शिक्षक ऐसे हैं जो विभिन्न विषयों क्षेत्रों में अच्छी तरह से जाने जाते हैं। देयर लेक्चर्स रिकॉर्डेड इन CD-ROM और मेड अवेलेबल टू ऑल द यूजर्स थ्रू ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न। कई शिक्षक ऐसे हैं जो विभिन्न विषयों क्षेत्रों में अच्छी तरह से जाने जाते हैं, उनकी व्याख्यान CD-ROM में दर्ज की गई है या रेडियो और टेलीविज़न पर प्रसारण के माध्यम से सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया गया है। क्योंकि बहुत से ऐसे टीचर हैं जो अपने लेक्चर्स को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा तक उनकी मतलब अधिगमकर्ताओं तक उनके लेक्चर की पहुंच बन सके, तो इसलिए वो अपने लेक्चर्स का वीडियो बनाते हैं, वीडियो बना के ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, और ट्यूटोरियल्स बना के उसको यूट्यूब में या उनको फेसबुक में या उनको व्हाट्सएप में जो आपकी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं उसमें शेयर करते हैं। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस विषय के बारे में ज्ञान हो पाता है और लोग में पहुंच हो पाता है। उससे उस विषय को लेके उनकी जो भी समस्या होती हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, जो भी जिज्ञासा होती हैं, उनकी शांति हो पाती है और वो उनका निवारण हो पाता है, और उसको वो समझ पाते हैं, और कहीं ना कहीं उस विषय के बारे में लोगों के अंदर एक संपत्ति अच्छे से बन पाता है, उसके बारे में समझ एक अच्छी विकसित हो पाती है। इट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम। यह कक्षाओं में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाता है, क्योंकि ICT का यूज़ करके शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी प्रभावशाली हो पाती है, और वो बच्चे उसमें मन लगा के फिर शिक्षण में भी शिक्षण प्रक्रिया में भी मन लगा के वो बढ़ चढ़ के भागीदारी में साझेदारी में और में आगे बढ़ते हैं और उसमें अपना योगदान निभाते हैं। इट मेक्स टीचिंग इफेक्टिव, पार्टिसिपेटरी एंड इंजॉयबल। यह शिक्षण को प्रभावी, सहभागी और सुखद बनाता है। Digitized lectures can be uploaded on websites and students teachers can access them as per their needs।
जो डिजिटाइज लेक्चर हैं वो वेबसाइट पर अपलोड किए जा सकते हैं और स्टूडेंट्स टीचर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज का जो समय है वो डिजिटल इकनॉमी हो गया है, डिजिटल अर्थव्यवस्था हो गया है और जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल वे में ही हो रही हैं, चाहे वो हमारी कोई पेमेंट करने को लेके कोई चीज़ हो, चाहे वो हमारे कोई ईटिंग को मतलब जो खाने की चीज़ें हैं उसको ऑर्डर करने से हो, चाहे वो हमारी कोई आपका कंसल्टेशन लेने से हो, चाहे डॉक्टर, आजकल डॉक्टर भी, क्योंकि ऐसा कोरोना वायरस होने के कारण डॉक्टर भी अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। आप ऑनलाइन बिना घर पे बैठे बैठे आप अपना ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, कोई मूवी भी देख सकते हो, कोई फिल्म के बारे में जान सकते हो, कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई आप डिस्टेंस और जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट भी करा सकते हो और अपनी जो एजुकेशन है उसको वो कंटिन्यू कर सकते हो। अपनी सीखने की जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, जो शैक्षिक ज़रूरतें हैं, उसको आप घर बैठे बैठे आईसीटी के माध्यम से उसको पूरा कर सकते हो और अपने ज्ञान के स्तर को में बढ़ोतरी कर सकते हो और उसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका जो आईसीटी है वो मदद करता है अनुदेशात्मक सामग्री को विकसित करने के बाद बच्चों तक अच्छे तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जब हम अनुदेशात्मक सामग्री की बात ही कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो टीचर ने लेक्चर्स बनाए हैं उस लेक्चर को बच्चों तक डिलीवर कैसे किया जाए, तो उसके लिए वो आईसीटी का यूज़ करते हैं। और अनुदेशात्मक सामग्री है कि उस कंटेंट को बढ़ के बच्चे उसके बारे में अच्छे से निपुण हो जाते हैं, उसके बारे में जो उनकी जो कौशल है, जो क्षमता है, उसका विकास हो जाता है और उस ज्ञान का अर्जन उनके अंदर हो जाता है, उस ज्ञान का संपत्ति का एक निर्माण हो जाता है, उसके बारे में वो अच्छे से जान जाते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के टॉपिक में जितने भी मैंने बिंदु थे, जितने भी पॉइंट्स थे, महत्वपूर्ण पॉइंट्स आईसीटी के शिक्षण और अधिगम में या शिक्षा में, वो अपनी ओर से मैंने पूरी भरपूर कोशिश की आपको समझाने की। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं उसके साथ ही आपकी समस्या का निदान करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो नेक्स्ट टाइम वी मीट with another new video.